हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट टेस्ट के ऊपर ही बात करेंगे। देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने यूनिट टेस्ट को स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरीके से हम लोग जे यूनिट का यूज़ करेंगे और उसकी कुछ एनोटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सपोज़ ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब मुझे चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ये सही बिहेव कर रहा है या नहीं। तो ये मेरा एक सिंपल सा पैलेंड्रोम वाला फंक्शन है। इसको मैं एक इनपुट स्ट्रिंग पास करूँगा और वो मुझे ये बताएगा कि ये पैलेंड्रोम है या नहीं है। तो इसके लिए हमें टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो ये वाली कुछ वैल्यूज़ है मेरे पास। इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि हमारा फंक्शन सही है या गलत है। मतलब जो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है पैलेंड्रोम को चेक करने का, वो सही है या गलत है। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है हेलो, ये हमारा पैलेंड्रोम नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास फॉल्स आना चाहिए। और बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ है हमारी, उसके लिए हमारे पास ट्रू आएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा फंक्शन है वो एक यूनिट है जिसको हमें टेस्ट करना है। तो देखते हैं इसके लिए टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। तो सिंपली हम लोग एक मेथड डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा और उस पर मैंने एक एनोटेशन लगाई है @टेस्ट के नाम से। तो ये वाली जो एनोटेशन है हमारी @टेस्ट, ये हमारे को जे यूनिट ने प्रोवाइड करी है। तो जब भी मुझे किसी फंक्शन को टेस्ट मेथड डिफाइन करना होता है, मतलब जब भी मैं एक टेस्ट केस डिफाइन करता हूँ, तो उस पर मैं ये एनोटेशन लगाऊंगा @टेस्ट। उसके बाद जो भी मेरा टेस्टिंग का लॉजिक होगा वो मैं इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करूँगा। तो इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, मतलब इस यूनिट को टेस्ट करने के लिए जितना भी लॉजिक होगा मेरा, वो मैं इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करूँगा। तो हम लोग इन 3 स्टेप्स का यूज़ करते हैं अपने लॉजिक को लिखने के लिए, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ट्रिपल ए भी कहते हैं, अरेंज, एक्ट और असर्ट। तो अरेंज वाले स्टेप में बेसिकली हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जो भी मेरी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, वो सारे हम लोग अरेंज वाले स्टेप में करते हैं। उसके बाद एक्ट वाला जो स्टेप होता है, वहाँ पर हम लोग अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी मुझे टेस्ट करना है वो मैं एक्ट वाले फेज में लिखता हूँ। और उसके बाद हम लोग असर्ट करते हैं कि भैया मैंने ये इनपुट दिया था, ये आउटपुट आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अपना कोड ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा सिंपल जेवीएम वाला टेस्ट है। तो हम लोग इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो इस वाली फाइल को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, utils/helper। तो बेसिकली मैंने एक हेल्पर क्लास क्रिएट करी है। इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस पैलेंड्रोम के नाम से। और यहाँ पे हमें एक इनपुट स्ट्रिंग मिलेगी और इसका रिटर्न टाइप जो होगा हमारा, वो बूलियन होगा। तो इस तरीके से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो पैलेंड्रोम को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक लॉजिक डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और यहाँ पे अपने इंडेक्सेस को चेक करेंगे। जो हमारा पहला इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है उसमें सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा पैलेंड्रोम नहीं है। तो ये मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये पैलेंड्रोम है या नहीं है। अब देखते हैं इसके लिए हम लोग टेस्ट केस कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट इंसर्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेस्ट मेथड का। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा JUnit 4, क्योंकि हमने जो डिपेंडेंसी ऐड करी है वो JUnit 4 की ऐड करी है। तो जो हमारी टेस्टिंग वाली क्लास है उसका नाम है हेल्पर टेस्ट, क्योंकि जो हमारी मेन क्लास है उसका नाम है हेल्पर, तो उसने उसके आगे टेस्ट अपेंड कर दिया है। तो इन वाले ऑप्शंस को भी आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मैं इस मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमें इस मेथड के लिए एक टेस्ट मेथड जनरेट करना है और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे पूछ रहा है कि आपको एंड्रॉइड वाली डायरेक्टरी में ऐड करना है या टेस्ट डायरेक्टरी में। तो ये हमारा JVM वाला टेस्ट है, तो इसको यहाँ पे मैं टेस्ट डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए एक टेस्ट मेथड जनरेट हो चुका है और ये जो हमारी एनोटेशन है ये हमारी जे यूनिट से आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जे यूनिट से आ रही है एनोटेशन। तो ये वाली जो एनोटेशन है हमारी, ये जस्ट ये बताती है कि हमारा एक टेस्ट मेथड है। तो जब भी हम लोग जे यूनिट के थ्रू कोई टेस्ट मेथड डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें ये एनोटेशन का यूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कमेंट्स ऐड कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें अरेंज का लॉजिक लिखना है, उसके बाद हमें एक्ट करना है और उसके बाद हमें असर्ट करना है। तो ये 3 स्टेप्स होंगे, इन्हीं स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे वैल हेल्पर, और यहाँ पे मैं हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैकेज है हमारा और ये जो हमारी हेल्पर क्लास है, इन दोनों का पैकेज स्ट्रक्चर सेम है। तो जनरली हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि जितनी भी हमारी टेस्ट क्लासेज हैं वो हमारे सेम पैकेज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हूँ। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे कोई विजिबिलिटी का इशू ना है। जो एक्सेस इसके पास है, मतलब इन क्लासेस के पास जो एक्सेस है, वही सेम पैकेज स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे तो वो क्लासेस यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी। वहाँ पे कोई पब्लिक प्राइवेट का इशू नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेम पैकेज स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ये हमारा अरेंज वाला स्टेप डन हो चुका है। अब इस एक्ट वाले स्टेप में हम लोग अपना टेस्टिंग वाला कोड लिखेंगे जो हमें टेस्ट करना है एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल रिजल्ट इक्वल टू, और इस हेल्पर का यूज़ करेंगे हम लोग डॉट इस पैलेंड्रोम, और यहाँ पे अपना इनपुट स्ट्रिंग पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ हेलो। उसके बाद ये हमारा असर्ट वाला स्टेप आता है। अब हमें पता है कि जो हमारी हेलो वाली स्ट्रिंग है वो पैलेंड्रोम नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हेलो है हमारा वो पैलेंड्रोम नहीं है। तो हम लोग उसी तरीके से एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं असर्ट कर रहा हूँ, असर्ट इक्वल्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है फॉल्स, कि हमारा पैलेंड्रोम नहीं है।
और यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट पास कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी असर्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जो भी मुझे असर्ट करना होता है, मतलब मेरे इनपुट के इवैल्यूएट होने के बाद जो भी मुझे लग रहा है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे असर्ट स्टेटमेंट्स लिखूंगा। तो इसके हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असर्ट नॉट इक्वल भी होगा हमारे पास, नॉट नल है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसके, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी हमें असर्ट करना है तो हम असर्ट कर सकते हैं। तो असर्ट बेसिकली ये होता है कि ये एक फैक्ट है कि भैया मेरे इनपुट के बाद यही आउटपुट आना चाहिए था, तो ये मैं असर्ट कर रहा हूँ। अगर वो ट्रू होगा तो आपका यूनिट टेस्ट केस पास हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होगा तो आपका यूनिट टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट केस रेडी हो चुका है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं जो हमारी इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। तो इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं और एक और वैल्यू के लिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि इस मेथड का नाम क्या होना चाहिए था। तो जनरली हम लोग इस तरीके से नाम डिफाइन करते हैं कि हम लोग वहाँ पे मेथड का सिग्नेचर देखें, मतलब मेथड का नाम देखें और हमें पता चल जाए कि उसकी इनपुट वैल्यू क्या थी और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था। तो यहाँ पे मैं इसका एक नाम डिफाइन कर देता हूँ। आप कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको सेंस बनाए तो उसी तरीके से आप नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा इनपुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग लेवल इनपुट में दे रहे हैं और एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे वो है हमारा ट्रू। तो इस तरीके से मैंने ये मेथड नेम डिफाइन किया है। तो मेक श्योर करें कि जो भी आप नाम दें वो रीडेबल हो। यहाँ पे कोड क्वालिटी चेक नहीं हो रही है, हमें कोड को ही चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने मेथड का नाम इस तरीके से डिफाइन किया और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं लेवल, और इसको भी रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस हमारा फेल हो चुका है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो था वो फॉल्स था, बट यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि जो लेवल है हमारा वो हमारा पैलिंड्रोम है, तो उसने यहाँ से रिटर्न किया ट्रू। बट यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड में लिखा था फॉल्स, इसलिए यहाँ पे हमारा ये टेस्ट केस फेल हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि यही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। हमें पता है कि जो लेवल है वो एक पैलिंड्रोम है, तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू थी और आंसर में भी हमारे पास ट्रू ही आना चाहिए। तो इसको दोबारा से रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इसमें हमारे पास और भी फीचर्स होते हैं। अब सपोज इस क्लास के मुझे सारी टेस्ट केसेस रन करने हैं, मतलब एक ही बार में मैं सारे टेस्ट केसेस रन करना चाहता हूँ। तो इस क्लास के आगे ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे सारे टेस्ट केसेस रन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि नाम का क्या बेनिफिट रहता है। अगर मैंने सही नाम दिया है तो मुझे इसी से पता चल रहा है कि भैया हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो थी वो लेवल थी और एक्सपेक्टेड ट्रू था। ये पास हो गया है, मतलब हमारा फंक्शन सही चल रहा है। इस वाले नाम से हमें एक्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो जनरली वही नाम दें जो सेंस बनाए। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट केसेस डिफाइन करते हैं। ऑल्दो सिंपल सा एग्जाम्पल है, बट इससे काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चेंजेस करते हैं इसमें। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कोड कवरेज का। तो कोड कवरेज बेसिकली ये बताता है कि जो भी आप यूनिट टेस्ट कर रहे हो, मतलब जो भी आप फंक्शन टेस्ट कर रहे हो या क्लास टेस्ट कर रहे हो, उसकी कितनी लाइन्स आपने कवर करी हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसकी सारी लाइन्स एक बार तो एग्जीक्यूट हुई हो, मतलब जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हमने रन किए हैं उससे एटलीस्ट सारी लाइन्स तो कवर हो गई हों। तो उसी के लिए हम लोग कवरेज का यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं और कवरेज के साथ रिपोर्ट रन करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ सिंगल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास करी है और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग पास करी है वो सिंगल कैरेक्टर की है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रन हेल्पर टेस्ट विद कवरेज। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये वाला टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है और ये वाला हमारा टेस्ट केस फेल हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है वो पैलिंड्रोम होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आना चाहिए। तो इसको यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और इसको दोबारा से रन करते हैं एक बारी। तो ये हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कवरेज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक कवरेज का टैब आता है जिसमें हमारे पास कवरेज बताएगा कि हमारी क्लास के, मतलब जो हमारी यूनिट है उसको आपने कितने % कवर किया है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ और अपनी इस क्लास के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पर के अंदर जो लाइन्स है हमारी वो 54% ही कवर हुई हैं, मतलब हमारी सारी लाइन्स कवर नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने इनपुट वैल्यूज़ चूज़ करी हैं उससे हमारी सारी लाइनें कवर नहीं हो रही हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लाइन्स जो हमारी वो ग्रीन हो रखी हैं, मतलब ये वाली लाइन्स हमारी कवर हो चुकी हैं, और कुछ हमारी रेड हो रखी हैं। तो रेड वाली जो हमारी वो कवर नहीं हुई है, तो मतलब हमें और टेस्ट केसेस लिखने हैं। जब हम लोग और टेस्ट केसेस लिखेंगे तो ये वाली जो लाइन्स हमारी वो भी ग्रीन हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कोड कवरेज इवैल्यूएट करते हैं। तो कोड कवरेज अगर 100% हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका लॉजिक है वो बिल्कुल सही चल रहा है, वो सारे टेस्ट केसेस में पास हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि हमें मेक श्योर करना है कि हमारी सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं, मतलब जो हमने टेस्ट वैल्यूज़ ली हैं उससे हमारी सारी लाइन्स कवर हो रही हैं या नहीं। तो जनरली एक स्टैंडर्ड होता है कि आपका कितना कोड कवरेज है। तो जनरली लोग बताते हैं कि 70% है, 80% है, मतलब जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो 80% काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि कोड कवरेज का क्या मतलब है।
तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और इसको यहाँ पे रिवर्ट कर देते हैं और इस बार इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100% आ जाएगा हमारा, मतलब इन वाले इनपुट्स के लिए हमारी सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये हमारा पूरा पोर्शन ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोड कवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। तो जे यूनिट के अंदर और भी एनोटेशंस हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब सपोज़ कुछ मेरा ऐसा कोड है जो मुझे हर टेस्ट केस से पहले एग्जीक्यूट करना है, मतलब इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने से पहले वो कोड एग्जीक्यूट करना है, ये वाला टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने से पहले वो वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ लाइंस हैं जो मुझे हर टेस्ट केस से पहले एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन है यहाँ पे @before के नाम से। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा सेटअप के नाम से, और जो भी मेरा कोड है जो मुझे हर टेस्ट केस से पहले एग्जीक्यूट करना है वो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो अभी के लिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं बिफोर एवरी टेस्ट केस। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड भी है आफ्टर के नाम से, तो यहाँ पे मैं एक आफ्टर वाली एनोटेशन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा टीयर डाउन के नाम से। तो यहाँ पे भी अभी के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और इसको कर देते हैं आफ्टर एवरी टेस्ट केस। तो कोई भी ऐसा कोड जो आपको हर टेस्ट केस से पहले एग्जीक्यूट करना है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, और कोई भी ऐसा कोड जो आपको हर टेस्ट केस के बाद एग्जीक्यूट करना है वो आप इस मेथड के अंदर लिखोगे। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 टेस्ट केस थे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग @before और @after का यूज़ कर सकते हैं। तो अपने टेस्ट केसेस में भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो ये वाला जो हेल्पर का ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, और ये जो हेल्पर का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी हमारा रिपीटेड कोड होगा जो मुझे हर टेस्ट केस के अंदर लिखना है वो हमारा इस मेथड के अंदर चला जाएगा, तो वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज़ देखते हैं पैरामीटराइज टेस्ट केसेस के बारे में। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेसिकली हर टेस्ट केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक इनपुट वैल्यू है और उसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही किया कि ये हमारे पास इनपुट वैल्यू है और ये उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो सपोज़ हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग उसको ये बता दें कि भैया मेरी ये सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और उनकी ये सेट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, उसके लिए हमारा ये टेस्ट केस रन कर दो। तो उसी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटराइज टेस्ट केसेस का। तो देखते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यही सेम चीज़ पैरामीटराइज के थ्रू करके देखते हैं। तो वापस अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। तो इस क्लास के अंदर मुझे एक ऐसा लॉजिक लिखना है कि ये वाला जो कोड है मेरा जो मेरा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस वाले इनपुट पैरामीटर के लिए फिर इस वाले इनपुट पैरामीटर के लिए, ये जो मेरा टेस्ट केस रिपीट हो रहा है वो रिपीट ना हो। यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट पैरामीटर्स पास करूँ और उन सारे पैरामीटर्स पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटराइज टेस्ट केस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता हूँ कि भैया मेरी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आएगी आपके पास, और हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इस तरीके से आपके पास आएगी। तो ये मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं, एक हमारी इनपुट स्ट्रिंग है और एक हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। अब जिस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल टेस्ट केस डिफाइन करते हैं वही करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट एनोटेशन लगाता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं टेस्ट के नाम से, और यहाँ पे एक हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें हेल्पर के अंदर जो फंक्शन है उसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे मैंने हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट के नाम से, और इस हेल्पर के अंदर हमारे पास एक मेथड है स्पेलिंड्रोम का। तो ये जो हमारे पास इनपुट वाली प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं assert इक्वल्स का यूज़ करूँगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो ये वाली जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ से पास करी थी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिजल्ट पास कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल टेस्ट फंक्शन डिफाइन किया है जो कि मेरा इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। अब देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पे वैल्यूज़ कैसे पास करेंगे हम लोग, जे यूनिट को कैसे बताएंगे कि भैया ये मेरे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा डेटा के नाम से, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमारी एक लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ एरे ऑफ एनी। तो इस तरीके से हमारा एक रिटर्न टाइप होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे मैं एरे ऑफ का यूज़ करूँगा, और जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी वो थी हमारी हेलो, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी फॉल्स, क्योंकि जो हमारा हेलो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स पास किया। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मैं एरे ऑफ का यूज़ करूँगा, और इस बार यहाँ पे मैं भेजूँगा लेवल, और यहाँ पे मैं भेजूँगा ट्रू क्योंकि हमारा पैलिंड्रोम है। सिमिलरली यहाँ पे और भी वैल्यूज़ पास कर देते हैं। यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर पास करते हैं, ये भी ट्रू है हमारा। उसके बाद यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए, ये भी हमारा ट्रू होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए कि भैया मेरे को पहले इसके लिए वैल्यूएट करना है, फिर इसके लिए वैल्यूएट करना है, फिर इसके लिए वैल्यूएट करना है, एंड सो ऑन।
अब यहाँ पे मुझे जे यूनिट को बताना होगा कि भैया मेरा ये वाला जो फंक्शन है वो इस क्लास के पैरामीटर्स हैं, 1 बाय 1 इसकी वैल्यू पढ़ना और इसमें पास करते रहना और हमारे इस टेस्ट फंक्शन को इवैल्यूएट कर देना। तो यहाँ पे मुझे एक एनोटेशन लगानी होगी पैरामीटर्स के नाम से। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको एनोटेट कर दूंगा। तो ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। और यहाँ पे मुझे एक और एनोटेशन लगानी होगी JVM स्टैटिक की, क्योंकि जे यूनिट जो है हमारा वो जावा का फ्रेमवर्क है और ये हमारा स्टैटिक मेथड होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे एक एनोटेशन लगानी होगी JVM स्टैटिक की। तो ये मैंने एनोटेशन लगा दिया। अब मुझे यहाँ पे इस क्लास पे भी एक एनोटेशन लगानी होगी @runwith, और उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरी पैरामीटराइज वाली क्लास है, उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू डिफाइन करूँगा कि भैया ये मेरी पैरामीटराइज वाली क्लास है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक पैरामीटराइज टेस्ट केस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 4 टेस्ट केसेस आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने 4 ही पैरामीटर्स पास किए थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास 4 टेस्ट केसेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनका नाम नहीं आ रहा है, इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो इस पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास एक नेम वाली प्रॉपर्टी है कि भैया आप इनका नाम क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स, जो भी मेरा इंडेक्स होगा कि ये फर्स्ट इंडेक्स वाला पैरामीटर है, सेकंड इंडेक्स वाला पैरामीटर है, तो वो इंडेक्स के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा :0 इज़ पैलेंड्रोम और यहाँ पे लिख देंगे 1। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं इससे क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये 4 टेस्ट केसेस जनरेट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने हेलो पास किया था और यहाँ पे हमने फॉल्स वैल्यू पास करी थी, तो वही हमारा टेस्ट केस है, ये हमारा पास हो चुका है। सिमिलरली हमारे दूसरे टेस्ट केस के लिए हमने लेवल पास किया था और यहाँ पे ट्रू पास किया था, तो वही यहाँ पे लिखा रहा है कि लेवल इज़ पैलेंड्रोम और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू थी, तो वो हमारे पास 1 केस इंडेक्स के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से हमने ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो हमारा टेस्ट फंक्शन है, उसको पैरामीटराइज कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि हमने क्या किया है। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो हमारा टेस्ट फंक्शन था, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एक हमारे पास इनपुट वैल्यू थी और एक हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। यही चेंज हो रहा था हमारा, मतलब इन दोनों टेस्ट केसेस के अंदर सिर्फ यही दोनों वैल्यू चेंज हो रही हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक पैरामीटराइज टेस्ट केस बना दिया जाए। तो पैरामीटराइज टेस्ट केस बनाने के लिए हमने क्लास डिफाइन करी, जो भी हमारी इनपुट वैल्यू थी और जो भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसको एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने अपना टेस्ट केस डिफाइन कर दिया, जो भी मेरा टेस्ट केस का लॉजिक था वो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ये सेम कोड है जो हमने यहाँ पे लिखा है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा टेस्ट केस डिफाइन हो गया। अब मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे कि भैया पहले टेस्ट केस के लिए ये वैल्यूज़ हैं, दूसरे टेस्ट केस के लिए ये वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया डेटा के नाम से। उसके अंदर अपनी लिस्ट डिफाइन कर दी कि भैया मेरी पहला जो पैरामीटर है उसका नाम हेलो है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉल्स है। तो इस तरीके से हमने अपने डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए और जे यूनिट को बता दिया कि भैया ये मेरे पैरामीटर्स हैं और उनका नाम इस तरीके से डिफाइन करना। तो इस तरीके से हमने इन एनोटेशंस का यूज़ किया है। उसके बाद ये जो हमारी क्लास है उस पर भी हमने एक एनोटेशन लगाई है रन विद की। तो ये जे यूनिट को बता रही है कि भैया ये वाली जो क्लास है हमारी, ये पैरामीटराइज टेस्ट केसेस के लिए है, तो उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब इस क्लास को पैरामीटराइज टेस्ट केस की तरह ट्रीट करना। तो उसके लिए हमने ये रन विद का यूज़ किया है। अब क्या होगा, वो पहली वैल्यू पकड़ेगा, हेलो को यहाँ पे पास करेगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी फॉल्स यहाँ पे पास करेगा और इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो हमारा है फर्स्ट टेस्ट केस है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जस्ट टू चेक कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला टेस्ट केस जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला जो टेस्ट केस है हमारा ये फॉल्स हो चुका है। तो कोई भी आपको रिपीटेड कोड लगे, जहाँ पे भी आप रिपीट कर रहे होंगे कोड, तो कोशिश करो वहाँ पे पैरामीटराइज टेस्ट केस का यूज़ करो। तो इस तरीके से हमारे ये पैरामीटराइज टेस्ट केस काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी